हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अपने घर में होंगे। प्रेजेंट में हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड-19, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या यूं कहें करना ही नहीं चाहते हैं। हमें लग रहा है ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, नहीं आएगा, ऑफलाइन क्लासेस बेटर है। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है। नो डाउट ऑफलाइन क्लासेस बेटर हैं, लेकिन ऑनलाइन भी इतनी बुरी नहीं है भाई जितना हम लोग सोच रहे हैं। ये अपना माइंडसेट बना चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम उतना ही ग्रिप कर सकते हैं जितना हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में ग्रिप कर सकते हैं या ऑफलाइन क्लासेस में स्टडीज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के भी काफ़ी अपने बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही नेगेटिव है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो बेनिफिट्स हैं उनकी बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट तो फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। यदि मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं साल भर, मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं आपको अकाउंट्स दूंगा लाइव क्लास प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग। कोटा में जो हमारी ऑफलाइन चार्जेस हैं वो है 12,000 रुपीज़। कोटा में जब मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पर, तो हमारी अकाउंट्स की फ़ीस है 12,000 रुपीज़ ऑफलाइन की। सेम क्लास, सेम क्वालिटी आपको ऑनलाइन में या तो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी या वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जैसा आप चाहें। उसका चार्जेस जस्ट 999 रुपीज़। मैं 2 बुक्स को फॉलो करने वाला हूँ, रिफ्रेशर्स को। इनके अलावा भी यदि आपके स्टेट में और कोई रिफ्रेशर चलती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे भी सॉल्व करवाने की। अभी हम स्टार्ट करेंगे DK गोयल एंड TS ग्रेवाल। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 10 to 15 डेज आप प्रॉपर तरीके से मेरे लेक्चर्स, मेरी रिकॉर्डिंग देखिए और उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और फिर मुझे बताइएगा कि नहीं यार, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऑनलाइन में उतना अच्छा ग्रिप नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं तो उस वर्ड को सुनकर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक करता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ चेयर, तो चेयर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक चेयर की इमेज क्रिएट हो गई होगी। हुई? यदि नॉर्मल पर्सन है तो 100% हुई होगी, एबनॉर्मल है तो बात अलग है। अदरवाइज चेयर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक चेयर की इमेज, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन जरूर आया होगा। ऐसे ही जब हमने बात करी पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक बात तो क्लियर हो गई होगी, ग्रुप ऑफ पर्संस, 5, 10, 15, 20 लोग मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 5 कंटिन्यूसली। पहले हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आपको ये बताया जाएगा कि पार्टनरशिप किस तरह से फॉर्म की जाती है, पार्टनरशिप में फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या हो सकती हैं, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब प्रिपेयर हुआ था, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमने अकाउंटिंग सीखी थी, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, इनके अलावा पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें और एक्स्ट्रा क्या अकाउंटिंग करनी होती है, वो सब हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फॉर्म्स, फंडामेंटल्स। पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, और मीनिंग हम सबको पता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। क्या होगा? पार्टनरशिप होगी। जो लोग मिलके कोई एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमारी पार्टनरशिप होती है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म: when 2 or more than 2 persons enter into an agreement for setting up a business, running it and sharing it profits and losses. Individually they are known as partners of the firm and collectively they are known as partnership firm. Individually तो हम उन्हें बोलेंगे पार्टनर्स,
और कलेक्टिवली जब वो ज्वाइंट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे उनको पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप एक्ट प्रिपेयर हुआ था हमारा 1932 में। कौन से ईयर में प्रिपेयर हुआ था? पार्टनरशिप एक्ट प्रिपेयर हुआ था 1932 में। तो उस पार्टनरशिप एक्ट में भी एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, हमें वर्ड टू वर्ड फॉलो करना पड़ता है उस डेफिनेशन को। तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो मीनिंग तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कुछ भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो चल जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो फिर आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डेफिनेशन लिखी है उसे वर्ड टू वर्ड एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। आप एक भी वर्ड अपनी मर्जी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेशन जब हमसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वर्ड टू वर्ड एज इट इज हमें इसे कॉपी करना है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 4, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। Partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profits of business, carried on by all or any of them acting for all। जितने लोगों ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करी है वो सब बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर सब लोग मिलकर किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लें, वो अकेला उस बिजनेस को मैनेज कर सकता है उन सबके बिहाफ पर। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे मेन और एसेंशियल पॉइंट्स क्या हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए? फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कम से कम कितने जने होने चाहिए? 2। एक अकेला इंडिविजुअल तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता है। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखना भूल गए वो लोग। मैक्सिमम कितने होना चाहिए ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखना वो लोग भूल गए। तो कंपनीज एक्ट वालों को याद आ गया, तो कंपनीज एक्ट में मेंशन कर दिया कि मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप के अंदर। यदि 50 से ज्यादा मेंबर एक्सीड हो गए किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो अब उन्हें पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में। मिनिमम पर्सन कितने? 2। मैक्सिमम पर्सन कितने? 50। और ये मैक्सिमम क्वांटिटी कहां पर मेंशन की हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। चलिए रीड करते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 restrict the number of partners to 50। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई आपकी? 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। और ये मैक्सिमम क्वांटिटी कहां पर मेंशन की हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन की हुई है। सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट। मैंने अपने फ्रेंड को बोला है शाम को मूवी देखने चलते हैं। अभी हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने ऑफर रखा है अपने फ्रेंड के सामने कि शाम को अपन मूवी देखने चलते हैं। ये एग्रीमेंट कब बनेगा? जब मेरा फ्रेंड भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब मुझसे हाँ कर देता है कि हाँ यार चल शाम को मूवी देखने चलते हैं। तो मैंने ऑफर रखा मूवी देखने चलते हैं, मेरे फ्रेंड ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, अब हमारे बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब हमारे बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब ये एग्रीमेंट क्या हो गया? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक चीज के लिए एग्री करते हैं, उनकी कंसेंट मिल जाती है आपको, तो आपका एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स नहीं हो, इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। बेटर ऑप्शन कौन सा है?
रिटर्न एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हमारे बीच में डिस्प्यूट्स नहीं हो उसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? रिटर्न एग्रीमेंट बेटर ऑप्शन होगा। एक इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्या? इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इम्प्लाइड क्या है? ओरल रिटर्न तो बात समझ में आ गई। इम्प्लाइड, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस हैं वो हम पे इम्पोज कर दिए जाए, मतलब हम पे थोप दिए जाए कि आपको इन्हें फॉलो करना है भैया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एग्रीमेंट इम्प्लाइड हो गया। वो एग्रीमेंट क्या हो गया? इम्प्लाइड हो गया। इम्प्लाइड एग्रीमेंट हमारे पर कब अप्लाई होगा? जब हमारे बीच में ओरल एग्रीमेंट है और इन केस फ्यूचर में हम लोगों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तब इम्प्लाइड एग्रीमेंट फॉलो किया जाता है। तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। क्या है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन agreement between the partners. This agreement may be oral, written or implied. The agreement is made to be business and sharing it profit and losses. Agreement business के लिए होना चाहिए और उस business के profit loss को आपस में distribution करने के लिए होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल क्या? मैं शराब बेच रहा हूं, मैं शराब बेच रहा हूं, लॉफुल है। हाँ लॉफुल है, लेकिन कब? जब मैं गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके शराब बेच रहा हूं तो लॉफुल है। लेकिन यदि मैं बिना लाइसेंस के शराब बेच रहा हूं तो अब वो लॉफुल नहीं है, इलीगल है। तो लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन अ बिजनेस, बिजनेस कैरी करने के लिए होना चाहिए। एंड द बिजनेस मस्ट बी लीगल, बिजनेस क्या होना चाहिए? साथ में आपका लीगल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कि बिजनेस में 50 मेंबर्स ने यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो उन सबको राइट है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, सबको राइट है। लेकिन जनरली यदि वो 50 लोग बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगी। तो उन 50 लोगों को क्या करना चाहिए? किसी एक बंदे को सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो उन सबके बिहाफ पर बिजनेस को क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट सबने कर दिया, ठीक है, या तो सब अपने काम डिवाइड कर लो कि भैया तुझे मार्केट जाना है, गुड्स परचेस करनी है, जो भी तू खरीद के लाएगा हम उसी को बेचेंगे। एक को बोल दिया भैया तुझे सेल करनी है, एक को बोल दिया तुझे एम्प्लॉइज के साथ डीलिंग करनी है। सबने अपना काम क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। और वो एक बंदा यदि जो गुड्स परचेस कर रहा है वो सबके बिहाफ पे परचेस कर रहा है, जो सेल कर रहा है वो सबके बिहाफ पे सेल कर रहा है, जो एम्प्लॉइज के साथ डीलिंग कर रहा है वो सबके बिहाफ पे एम्प्लॉइज के साथ डीलिंग कर रहा है। दैट मीन्स बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो सब लोग मिलके भी ऑपरेट कर सकते हैं या कोई एक पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, किसी एक बंदे को भी जिम्मेदारी दे सकते हैं जो उन सबके बिहाफ पर उस बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। ये आपस में आप डिसाइड कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस ऑफ पार्टनर्स शिप मस्ट बी कैरिड बाय ऑल, कैरिड बाय ऑल, सब लोग भी ऑपरेट कर सकते हैं। और बाय एनी वन ऑफ देम, बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दैट इज देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी। वो आपस में आप लोग डिसाइड कर लो कि किसको बिजनेस का मैनेजमेंट संभालना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था टू और मोर पर्सन। फर्स्ट पॉइंट टू और मोर पर्सन। सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट, सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट लॉफुल बिजनेस, थर्ड पॉइंट लॉफुल बिजनेस। फोर्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, फोर्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी। अगेन फर्स्ट पॉइंट टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट, सेकंड एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट
लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। एंड फोर्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। चलिए एक बार और, एक बार और। फर्स्ट क्या था? टू और मोर पर्सन, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड लॉफुल बिजनेस, फोर्थ म्यूचुअल एजेंसी। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स के बाद हम वापस रिवाइज करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 5, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? यदि पार्टनरशिप में ए बी सी 3 मेंबर्स हैं तो ये कंपलसरी है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सभी के अंदर हो, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सभी के अंदर हो। ऐसा नहीं कर सकते हम एग्रीमेंट में कि ए और बी ही प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, सी को प्रॉफिट देंगे ही नहीं। ऐसा एग्रीमेंट नहीं बन सकता, ऐसा एग्रीमेंट नहीं बन सकता। प्रॉफिट सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। ए को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी को भी मिलना चाहिए और सी को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा ही एग्रीमेंट बनेगा, तभी आपकी पार्टनरशिप होगी। यदि हम सी को प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं तो हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर सिर्फ कौन रहेंगे? ए और बी रहेंगे। लेकिन 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 हम चाहें तो लॉस से किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। क्या? हम चाहें तो लॉस से किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यानी हम एग्रीमेंट में ऐसा लिख सकते हैं कि लॉस होगा तो वो लॉस ए और बी ही डिवाइड करेंगे, सी का लॉस में कोई शेयर नहीं होगा। इस तरीके का एग्रीमेंट आपका बन सकता है। तो लॉस के लिए तो एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए एग्रीमेंट नहीं हो सकता। प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या लिखा है? द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। If a partner is deprived of his right to share the profit of business, he cannot be called a partner. But it is not necessary, that the partners should, एक second, that the partner should share the loss also. It may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for losses. एग्रीमेंट बन सकता है कि किसी एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को लॉस बियर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा हम एग्रीमेंट बना सकते हैं। 6 पॉइंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मतलब ओनर और एजेंट मतलब क्या हो गया? आपका एम्प्लॉय हो गया। सभी पार्टनर्स बिजनेस के ओनर भी हैं और एम्प्लॉयज भी हैं। एम्प्लॉयज है मतलब अपनी एक्टिविटी से दूसरे को बाउंड कर सकते हैं। ए मार्केट से कोई गलत प्रोडक्ट खरीद लाता है तो क्या बी और सी पेमेंट करने के लिए मना कर सकते हैं क्या कि यार आपने खरीद के लाए हो, आपकी गलती है, पेमेंट भी आप करो? ऐसा बोल सकते हैं क्या बी और सी? नहीं बोल सकते ऐसा। एक ही गलती से कौन बाउंड हो गए? बी और सी भी बाउंड हो गए। ऐसे ही मान लो बी मार्केट जाके कोई गलत प्रोडक्ट खरीद के लिए आया या किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव करके आ गया और उस कस्टमर ने केस कर दिया, तो वो बी पे नहीं करेगा, फर्म पे करेगा। और फर्म का मतलब कलेक्टिवली तीनों, यानी बी की एक्टिविटी से कौन बाउंड हो गया? ए भी बाउंड हो गया। तो सभी पार्टनर्स अपनी एक्टिविटी से दूसरे पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं? बाउंड कर सकते हैं। यानी ए अपनी एक्टिविटी से बी और सी को बाउंड कर सकता है और साथ में खुद भी दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी मतलब बी की एक्टिविटी से खुद भी क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, कि हमारे साथ हमारी एक्टिविटी से बाकी के पार्टनर्स भी बाउंड हो जाते हैं। Each partner is an agent as well as a partner of a firm.
An agent because he can bind the other partner by his act, and a principal because he himself can be bound by the act of the other partners. And last, no separate existence. No separate existence. नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. 11th क्लास में हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, लेकिन यहां पे बोल रहा है नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें 11th की बात ही याद रखनी है. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर को अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है. मतलब हम बिजनेस में सिर्फ शॉप का रेंट पे किया उसकी एंट्री करेंगे, घर का रेंट पे किया उसकी एंट्री नहीं करेंगे. शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया उसकी एंट्री करेंगे, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया उसे बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ ऐड नहीं करेंगे. तो घर को अलग रखना है, अपने आप को अलग रखना है, बिजनेस को अलग रखना है. ये हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सब जगह फॉलो होगा, इवन पार्टनरशिप में भी. लेकिन यहां पर लॉ के लिए सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है. आपका लॉ के लिए सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है. मतलब यदि बिजनेस का लॉस पे करने के लिए बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज सेल करके बिजनेस के लॉस को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. मान लेता हूं बिजनेस में लॉस हो गया, 1,50,000 का, और बिजनेस की जो एसेट्स थी उनको बेच के सिर्फ कितने पैसे आए, 1 लाख ही आए. तो 1 लाख का लॉस तो बिजनेस से कवर हो गया, लेकिन अभी भी कितने का लॉस और बाकी है, 50,000 का लॉस और बाकी है. तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच करके इस बिजनेस के लॉस को पे करना पड़ेगा. दैट मीन्स मुझे बिजनेस से अलग नहीं किया, मुझे बिजनेस के साथ जोड़ के रखा गया है कि यदि बिजनेस ने लॉस पे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा. तो नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. आप अलग नहीं है बिजनेस से, आप और बिजनेस दोनों क्या हैं, एक ही हैं. Partnership from the legal viewpoint is not a separate legal entity from its partners, since the firm's debt can be paid from the private assets of the partner. फर्म का लोन्स, डेप्ट, लाइबिलिटीज पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी यूज की जा सकती हैं. इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटी. यदि फर्म अपनी लाइबिलिटी खुद पे करने के कैपेबल नहीं है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हम फर्म के लॉसेस को पे करेंगे. लेकिन पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट. अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से तो दोनों को क्या रखना है, अलग अलग ही रखना है, दोनों को सेपरेट ही रखना है. यानी हमें सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, अपनी पर्सनल चीज़ों को बिजनेस के साथ मर्ज नहीं करना है. ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पार्टनरशिप के फीचर्स थे. ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए. फर्स्ट एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट था आपका 2 और मोर पर्सन. मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, 2. मैक्सिमम 50 होने चाहिए. ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है. फ्यूचर में आपके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, इसलिए बेटर ऑप्शन है रिटर्न, एग्रीमेंट. थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस. आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए. इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम लाइसेंस लेके शराब बेच रहे हैं, लॉफुल बिजनेस है, लीगल है. लेकिन बिना लाइसेंस के शराब बेच रहे हैं तो वो क्या है, इलीगल हो जाएगा. फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी. बिजनेस ऑपरेट करने का राइट सभी पार्टनर्स को है. बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट सभी पार्टनर्स को है. लेकिन हम जनरली
किसी एक को या 2 पर्सन को सेलेक्ट करते हैं जो सबके बिहाफ पर बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। वो 1 या 2 बंदा कौन होगा वो आपस में आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लो कि किसको आपको बिजनेस ऑपरेट करने की जिम्मेदारी देनी है। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। 5th, प्रॉफिट शेयरिंग। सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। लॉस जरूरी नहीं है कि सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसी पार्टनर को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हो लॉस से। प्रिंसिपल एंड एजेंट। कोई भी पार्टनर अपनी एक्टिविटी से दूसरे पार्टनर्स को बाउंड कर देता है और खुद भी दूसरे की एक्टिविटी से बाउंड हो जाएगा। और लास्ट, नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। लॉ के लिए बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं, दोनों सेपरेट नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को क्या रखना है, हमें सेपरेट रखना है। चलिए, तो आज का लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में हम लोग थ्योरी भी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, बाय। और पूरा फोकस रखिए, मैंने जैसा आपको बोला 10 to 15 लेक्चर्स तक थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है थोड़ा शुरू में बोरिंग लगे, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आदत हो जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। चलिए, बाय।